हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाली आरबीआई की जो पॉलिसी, आरबीआई की जो मीटिंग है, उसमें क्या हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है ग्लोबल सिनेरियो क्या है और इंडिया की इकोनॉमी जिस रफ्तार से चल रही है, उस सिनेरियो को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में हमारा शेयर मार्केट किस तरह का मूवमेंट दिखा सकता है। अभी आपको पता है कि जहाँ तक लड़ाई की बात है तो इजराइल और हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई तो थोड़ी डाउन कम हो गई है, लेकिन आपको पता होगा कि सीरिया में बहुत तेज लड़ाई एकाएक शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो ये जो है मिडिल ईस्ट को में कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो सीरिया की लड़ाई है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीरिया की लड़ाई जो है इसमें ये काफी बड़ा शक्ल अख्तियार कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सीरिया में जो है लड़ाई जो चल रही है वो वहाँ की जो सरकार है, जो राष्ट्रपति असद हैं, उनके खिलाफ जो है अपोजिशन फाइटर्स जो हैं, खासकर हिजबुल्लाह, है ना, और एक फॉर्मर आर्मी कंट्रोल आर्मी के कुछ सेना के कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद असद के खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हैं। तो दो गुट बन चुका है। एक को सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और टर्की, जो कि असद के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके, है ना। और जो है जो अपोजिशन ग्रुप है, दूसरा जो है सपोर्ट कर रहा है वो है रसिया, ईरान और हिजबुल्लाह। ये राष्ट्रपति असद को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। 2016 से ही अलेप्पो जो है वहाँ सीरिया की जो राजधानी है उस पर जो है कब्जा किसका है, राष्ट्रपति जो असद है उनका कब्जा है। और उनको सपोर्ट किया इस चीज में रसिया ने काफी ज्यादा, उनको ग्राउंड सपोर्ट दिया, एयर सपोर्ट दिया, है ना, इंफॉर्मेशन दिए। तो जिससे उनकी पकड़ जो है सीरिया पर काफी हो गई। लेकिन इस वक्त जो है बहुत तेज लड़ाई चल रही है, खासकर जो सीरिया के अलेप्पो प्रांत में। और वहां पर जो है अलेप्पो की जो एयरपोर्ट है उसके कब्जे को लेकर के काफी तेज लड़ाई चल रही है। ये तो हुई सीरिया की न्यूज, जो कि काफी भयानक रूप भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ सीधे टकराव जो है यूएस और रसिया के बीच में हो सकती है ना। तो ये दो ग्रुप जो है सीरिया में बड़ी तेज लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको एक न्यूज है, वो है साउथ कोरिया का न्यूज। साउथ कोरिया में सबसे पहले क्या हुआ कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया, है ना। बाद में क्या हुआ है कि मार्शल लॉ को रिवर्स भी किया, क्योंकि वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को के ऊपर इम्पीचमेंट लाने का प्रस्ताव दिया, है ना, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव दिया। तो इसके चलते उन्होंने जो है मार्शल लॉ हटाने की घोषणा करी है। लेकिन फिर भी जो है पार्लियामेंट जो है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था, साउथ कोरिया लिफ्ट प्रेसिडेंट मार्शल लॉ डिक्री आफ्टर वोट्स अगेंस्ट इट। तो जहां तक साउथ कोरिया की बात है, वहां पर भी उथल पुथल मची हुई है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया में। इंडिया में अगर हम इंडिया न्यूज की बात करें तो महाराष्ट्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां पर जो है आपको पता ही है कि महायुति यानी एनडीए का गवर्नमेंट जो है काफी अच्छे से चुनाव जीता है। लेकिन अभी भी कुछ समस्या लग रही थी या लग रही है चीफ मिनिस्टर के पोस्ट को लेकर के। इसमें बीजेपी लेड जो महायुति है वो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति में लग रही है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल में जो है मोदी सरकार का अपने बलबूते पूर्ण बहुमत तो नहीं है ना। उनको सारे छोटी पार्टियों की जो तीन मेजर पार्टियां हैं, है ना, शिवसेना जो है उसका सपोर्ट है, शिंदे वाली शिवसेना का, ठीक है, नीतीश कुमार का है और चंद्रबाबू नायडू का है। तो हर एक सांसद इम्पोर्टेंट है। तो उसको लेकर के सेंट्रल की गवर्नमेंट भी थोड़ा जो है फूक फूक के कदम रखना चाह रही है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि एनडीए के सारे घटकों को मिलाकर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ये समस्या चल रही है, ये चीजें आज क्लियर हो जाएगी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। ज्यादा चांस देवेंद्र फडणवीस का ही बनने का है। अगर देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिहाज से भी ये अच्छी खबर मानी जाएगी। लेकिन देखते हैं, बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है, तो कोई भी सरप्राइज वो दे सकती है।
ठीक है, लेकिन इन सारे न्यूज़ का और ये ग्लोबल जो उथल-पुथल चल रही है, इसका जो है आरबीआई के मीटिंग पर क्या, आरबीआई की पॉलिसी पर क्या असर पड़ सकता है? आपको पता ही है कि हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का रिटायरमेंट नजदीक ही है, तो क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे? इतने आपको पता ही होगा कि 2 लगातार सालों में उनको बेस्ट गवर्नर का ग्लोबल जो है अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। तो वो नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा डिसीजन वो ले जिससे कि आगे इंडिया का कुछ इकोनॉमी पर कुछ गलत असर भी पड़े। तो ये बेहतर वो डिसाइड कर सकते हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है काफी प्रेशर है, फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेशर है ना? तो कि भाई रेट कट किया जाए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद रेट कट ना हो। ठीक है ना? मार्केट आप देख रहे हो कि रेट कट के एक्सपेक्टेशन से मार्केट जो है काफी तेज मूव किया है। ठीक है, मूव कर रहा है। इवन कि हमारा जीडीपी का आंकड़ा काफी कमजोर आया है, उसके बावजूद भी मार्केट जो है मूव कर रहा है। और मार्केट मूव करने का जो मेजर कारण रहा है, वो एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई रेट कट कर सकती है, और साथ में बैंक्स का भी परफॉर्मेंस बैंक अच्छा रहा है रिलेटिवली। ठीक है, तो वो मार्केट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे नहीं लगती कि शायद रेट कट हो। तो इसका जो अभी ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है ना? और जो है, जो ट्रम्प का भी रवैया आने से पहले जो है डॉलर को लेकर के, है ना, उन्होंने वो फॉरेन कंट्रीज को चेताया भी है कि अगर डॉलर में आप कारोबार वो नहीं करते हैं तो वो अमेरिका से व्यापार करना भूल जाएं। तो काफी सख्त संदेश उन्होंने दिया है। तो इस तरह से जो ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, इसमें इंडिया को भी फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ये सही है कि अगर रेट कट किया जाता है तो उससे इकोनॉमी में थोड़ी सी बूस्ट आएगी, लेकिन फिर ये दिक्कत है कि इन्फ्लेशन भी इंडिया का बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। तो इसका रिवर्स इफेक्ट महंगाई पर पड़ सकता है, और फिर इसका इफेक्ट जो है आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ इकोनॉमी की चिंता नहीं करनी होती, उनको महंगाई की भी चिंता करनी होती है, इलेक्शन की भी चिंता करनी होती है। अगले साल जो है दिल्ली और बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन आने वाले हैं। तो इन सबको अगर हम ध्यान में रखें, तो मुझे अभी नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतना जल्दी ये रिस्क लेगी। एटलीस्ट वो दिल्ली के चुनावों का इंतजार करना चाहेगी, और साथ ही वो ट्रम्प के आने का, यानी उनका जो शपथ ग्रहण होगा 20 जनवरी को, उसके बाद ही कुछ ऐसा डिसीजन वो लेगी। देखो, रेट कट तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि महंगाई कंट्रोल में आ जाए। ये दोनों साथ नहीं चल सकते कि रेट कट भी हो जाए और इन्फ्लेशन भी तेजी से बढ़ता जाए। ठीक है? चाहे हमारा जीडीपी कितना ही कम क्यों ना हो, सबसे जरूरी चीज है रेट कट के लिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। तो ये चीजें जो है, मुझे लगता है कि फरवरी के बाद ही ये चीजें होगी। रेट कट के चांसेस बनते हैं, क्योंकि उस समय तक शायद महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, नई फसल आने के बाद थोड़ी महंगाई कंट्रोल में आएगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि अमेरिका से भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन आने लगेंगे। तो आप अभी रेट कट का एक्सपेक्टेशन ना करें, मार्केट को इस तरह से न देखें कि मार्केट तेज मूव करेगा। ठीक है, सतर्क रह के काम करें। मुझे नहीं लगता है कि अभी रेट कट होगा, इसको आने में, रेट कट आने में अभी समय है। रेट कट होगा, लेकिन अगले साल ही होने की उम्मीद है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिचुएशन क्या रहती है, सीरिया में क्या हालात रहते हैं। ठीक है ना? और जो है इंडिया में इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल करती है मोदी गवर्नमेंट, इस पर सारा दारोमदार रहेगा। तो लबोलिबाब इसका ये है कि अभी आप एक्सपेक्ट ना करें कि रेट कट होगा। मार्केट को इस तरह से, जो मार्केट अभी बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बाद ही आप कोई कुछ डिसीजन ले। तो सतर्क होने का रहने की काम बात है। और अगले साल ही हम मूवमेंट देख रहे हैं। इस साल मुझे नहीं लगता कि बहुत तेज मूवमेंट आने वाली है। सतर्क रह के काम करें, एक्सपेक्टेशन अभी लेके ना चले रेट कट का। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में आगे भी लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।